ये शेयर करते हैं। डॉक्यूमेंट्स, डिवाइस, डाउनलोड 4.5। ओके जी, लास्ट टाइम हमने एक कंसेप्ट डिफाइन किया था, डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। सो इट इज बेसिकली ये होता है, राइट? ठीक है, लास्ट टाइम हो गया था ना ये, कि पहली तो बात ये कि डायमेंशन के लिए स्पेस का फाइनाइट डायमेंशन होना जरूरी है। तो मैंने आपको दो एग्जांपल्स भी दी थी इन्फिनिट डायमेंशन की। कोई बताएगा क्या थी वो एग्जांपल्स इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस? दो एग्जांपल्स दी थी, याद नहीं है? चले मैं बताता हूँ। एक एग्जांपल तो थी सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, वो इन्फिनिट डायमेंशनल है। अच्छा, दूसरी जो थी वो सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, वो भी क्या थे? इन्फिनिट डायमेंशनल। तो इनको अगर आप छोड़ दें तो अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, ओके, मतलब फाइनाइट डायमेंशन उसी को कहते हैं जो कि स्पैन कर जाए। किसके साथ स्पैन कर जाए? एक फाइनाइट सेट के साथ। और फिर अगर वो फाइनाइट सेट इंडिपेंडेंट है तो वो फिर बेसिस भी बन जाएगा, और उसके जो नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे वही डायमेंशन कहलाएगी, राइट? ठीक है, ये है द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन ए बेसिस ऑफ वी, ये असल डेफिनेशन। ठीक है, मिसाल के तौर पर R3 जो है, इसको तीन वेक्टर जनरेट कर लेते हैं, E1 E2 E3। सिमिलरली जो P2 है, याद है ना P2, ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, इसको ये तीन पॉलिनोमियल जो हैं वो जनरेट कर देते हैं। लिहाजा ये भी 3 डिग्री की डायमेंशन है इस R3 की भी, और P2 की भी डायमेंशन क्या है? 3 है। ठीक है, ये सब हो गया था। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये भी लास्ट टाइम हो गया था, हाँ ठीक है। राइट जी, आज हमने ये करना है। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम भी मैंने शायद आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर स्पेस हो, इसकी दो सब स्पेसेस तो हमेशा होती हैं। एक सब स्पेस तो ये होती है जीरो वेक्टर वाली, और दूसरी जो है ये खुद अपना भी सब स्पेस होती है, राइट? ठीक है, ये कहलाती है इम्प्रॉपर सब स्पेसेस। तो पहले जरा इसी को देख लेते हैं। अगर हम R3 में हैं तो हमारे पास एक सब स्पेस ऐसी होगी जिसमें सिर्फ जीरो वेक्टर होगा। अच्छा, अब जो डेफिनेशन थी ना बेसिस की, वो तो ये थी ना कि नंबर ऑफ वेक्टर्स इन ए बेसिस। तो इसमें तो बेसिस हो ही नहीं सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि बेसिस का तो मतलब है ना कि एक सेट होगा, उस सेट में कोई जीरो वेक्टर नहीं आ सकता, इसलिए कि जीरो वेक्टर आ गया तो डिपेंडेंट कर देगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर तो है ही सिर्फ जीरो वेक्टर। तो इसको फिर आप पता किस तरह से डिफाइन करेंगे? इस तरह से डिफाइन करेंगे कि भाई आप बेसिस की बातें करते हो लेकिन इसमें जीरो वेक्टर्स हैं। सो हियर वी गो, जीरो डायमेंशनल सब स्पेसेस। ठीक है, तो हर वेक्टर स्पेस का जो एक सबसेट होता है ना, जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, उसको अगर आप सब स्पेस डिक्लेयर करें तो वो बिल्कुल होगा, और वो जीरो डायमेंशनल का होगा। ठीक है, अच्छा, अब दरमियान के दो केस छोड़ के मैं यहाँ आता हूँ थ्री डायमेंशनल पे। जैसे मैंने कहा था ना कि हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है, लिहाजा हर वेक्टर स्पेस जो है उसकी एक सब स्पेस भी होती है जो कि इटसेल्फ भी होती है। ठीक है, तो अब अगर आप R3 की बात कर रहे हैं और आप R3 को उसका सबसेट ले रहे हैं, तो फिर आपको क्या होगा? आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा कि भाई तीन वेक्टर्स अगर जनरेट करें और वो इंडिपेंडेंट हो, यानी इस किस्म के हो, एक इधर है एक इधर है और एक इधर है, तो फिर ये तीनों वेक्टर जो है ना, ये पूरे का पूरा R3 को जनरेट कर देंगे।
तो लिहाजा जो R3 की 3 डायमेंशनल सब स्पेस है ना, वो खुद इटसेल्फ होती है और उसमें कोई से भी 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। किसको जनरेट कर सकते हैं? R3 को। और इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं। आप अगर 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लें ना और इसकी एक मैट्रिक्स बनाएं, तो इस मैट्रिक्स का जो कॉल होगा ना, कॉल ऑफ है, वही असल में क्या होगा? पूरा R3 होगा। लेकिन शर्त क्या है कि ये 3 वेक्टर्स क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है जी, तो मैंने पहला यानी 0 डायमेंशनल वाला आपको समझा दिया और 3 डायमेंशनल वाला समझा दिया आपको। डायमेंशन असल में यही होती है, क्या होती है कि एक बेसिस ऐसी होती है, अगर 3 डायमेंशनल है तो उसमें 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे उस बेसिस में। अगर कोई ये जैसे भी हम देखेंगे ना 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, तो आप समझ गए होंगे 1 डायमेंशनल स्पेस क्या होगी? एक वेक्टर से जनरेट हो जाएगी जो नॉन जीरो होगा, और ये क्या होगी? 2 वेक्टरों से जनरेट हो जाएगी जो क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे। तो जरा इसको डिटेल में देख लेते हैं। 1 डायमेंशनल स्पेसेस, सब स्पेसेस कैसी होंगी और कितनी होंगी? R3 तो पेरेंट है ना, तो 1 डायमेंशनल सब स्पेसेस कितनी होंगी? कोई बताएगा मुझे? नंबर बताएगा कितने? हाउ मेनी कैन यू इमेजिन? 1 होगी या 2 होगी या मिलियन होंगी या बिलियन होंगी? अतीक यार देखो कौन है, सब सो रहे हैं क्या? हाँ भाई यूसुफ बताओ ना यार, R3 में 1 डायमेंशनल सब स्पेसेस कितनी होंगी? हाउ मेनी? अच्छा चलें, माइक तो ऑन है ना मेरा। ओके चलें, तो आप नहीं बता रहे तो कोई मसला नहीं है, एग्जाम में तो बताओगे ना। ओके जी, तो बस इन्फिनिटली मेनी होगी। 1 डायमेंशन का मतलब सिर्फ इतना है कि आप एक वेक्टर पकड़ें R3 में कोई सा भी अपनी पसंद का जो नॉन जीरो हो और उसके ऑल मल्टीपल ले लीजिए, तो वो क्या बन जाएगी? 1 डायमेंशनल सब स्पेस बन जाएगी। सो दीज सब स्पेसेस आर लाइंस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने ये वेक्टर ले लिया, ये वाला, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 1। अब इस वेक्टर से ये सारे वेक्टर जो इस लाइन पर होंगे वो सब के सब 1 डायमेंशनल होंगे। फिर आपने कहा नहीं यार मुझे 1 1 से ज्यादा दिलचस्पी नहीं, मैं ये वाला वेक्टर लेता हूँ 1 -1 1, तो इसके भी सारे मल्टीपल, ये एक दूसरी 1 डायमेंशनल स्पेस हो जाएगी। ठीक है जी, अब जरा इधर चलते हैं ये 2 डायमेंशनल पे। 2 डायमेंशनल का आइडिया सिंपल होता है कि आपने एक वेक्टर लिया u और दूसरा लिया v, दोनों एक दूसरे पर क्या है? पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का जो स्पैन होगा ना, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v, ये जाहिर है क्या बनाएंगे? प्लेन बनाएंगे। ठीक है, ओके, सो दीज सब स्पेसेस आर, क्या लिखा जाए यहाँ पे? प्लेन्स थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब जरा इस एक थ्योरम को देख लेते हैं जनाब, व्हाट दिस थ्योरम इज सेइंग। थ्योरम ये कह रही है कि अगर आपके पास इस किस्म की सूरत हाल है, एक आपके पास वेक्टर स्पेस है V, ठीक है, और एक है सब स्पेस H। ठीक जनाब, H इज ए सब स्पेस, V इज ए वेक्टर स्पेस। ओके, अच्छा V जो है ना वो फाइनाइट डायमेंशनल है। ठीक है, ओके, सो अगर आप यहाँ पर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ले लें ना, यहाँ पर पहला मेंबर ले लें, दूसरा ले लें, तीसरा, चौथा, तो ये जो इंडिपेंडेंट सेट है ना, ये पता है क्या करेगा? हो सकता है ये पूरा H जनरेट कर दे, या ये भी हो सकता है H का एक सबसेट जनरेट करे। समझ में आ रही है ना बात? तो ये आपने वेक्टर कहाँ से लिए हैं? ये जो 4 वेक्टर आपको नजर आ रहे हैं, ये आपने कहाँ से लिए हैं? H से लिए हैं। एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन H। तो जरूरी नहीं है कि पूरा H करे, जरूरी नहीं कि V करे, लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसमें आप 2-4 वेक्टर डालकर एक बेसिस बना सकते हैं जो V को जनरेट कर देगा। ठीक है, बस यही बता रहा है, यही बता रहा है ना, एनी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इन H कैन बी एक्सपेंडेड इफ नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब मैंने यही बताया ना, हो सकता है वो सेट पहले ही से इतना पावरफुल हो कि वो H को भी जनरेट कर रहा है और V को भी जनरेट कर रहा है, फिर तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें कुछ कमी है तो आप नेसेसरी वेक्टर ऐड करके एक बेसिस बना सकते हैं H की। ठीक है,
तो अब जाहिर है अगर पेरेंट सेट जो है वो फाइनाइट है, तो चाइल्ड सेट तो वैसे भी फाइनाइट ही होगा ना, और इसकी जो डायमेंशन होगी सब स्पेस की, वो जाहिर है जो पेरेंट है उससे कम होगी। आप जरा गौर से करें ना, ये जो 4 सब स्पेसेस हैं, ये सब की सब स्पेसेस किसकी हैं भाई? R3 की है ना सब स्पेसेस। तो आप गौर करें, इन सब का डायमेंशन जो है ना, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। सारे जो डायमेंशन है ये इस 3 से क्या है, इक्वल हैं या लेस हैं। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गई ना बात। वैसे भी तो यार ये लॉजिकल बात है ना, दी चाइल्ड कैन नॉट हैव मोर डायमेंशन एज कंपेयर टू पेरेंट। ज्यादा से ज्यादा इक्वल होंगे, इक्वल में फिर वही होता है कि वो जिसको हमने एच का है वो असल में वी का ही दूसरा नाम है। ओके जी, थ्योरम हो गई 11। आगे चलते हैं। अब ये उसी सिलसिले में एक एग्जाम्पल है, इसको हम देख लेते हैं। ओके जी, राइट। हाँ जी, कहानी कहाँ से शुरू हो रही है भाई? आर क्यूब से। ठीक है, और आर क्यूब में से हमने 2 वेक्टर लिए हैं, राइट। ये भी आर क्यूब में है, जाहिर है हर वो वेक्टर जिसके 3 कंपोनेंट होंगे वो कहाँ से होगा? आर क्यूब से होगा ना। अब इन दोनों का स्पैन ले लिया तो आपके पास एच बन जाएगा। अब जरा इसको पिक्चर के हिसाब से देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, पिक्चर के हिसाब से हो रहा है कि ये तो सारा कलेक्शन जो है ना, जो मैं बना रहा हूँ, ये तो आर क्यूब हो जाएगा, लेकिन आप 2 वेक्टर पर कंसंट्रेट करें। आप इसको ले लें x1 एक्सिस, तो ये वाला जो वेक्टर है ना यहाँ तक, जिसको हम कहेंगे 100, ये पहला वेक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जो 11 है ना वो यहाँ होगा। आप 1 यूनिट इधर जाएंगे, 1 यूनिट इधर जाएंगे, तो ये दूसरा वेक्टर हो गया, जिसका नाम हमने क्या रखा है? 110। ये हमारा x2 एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारा x3 एक्सिस हो गया। तो ये जो h होगा ना, वो ये सारा प्लेन हो जाएगा। कौन सा प्लेन हो जाएगा? x1 x2 प्लेन। ये हमारा क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। अब अगर हमें इस बेसिस को, जो h की बेसिस है, जो बेसिकली इसको अगर आप फिजिकली देखें ना, ये वाली जो बेसिस है, ये ऑल वेक्टर्स इन x1 x2 प्लेन है। इसलिए x1 x2 प्लेन है कि इसका तीसरा कंपोनेंट क्या है? 0 है। तो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे ना 100 और 010 का, वो एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसका तीसरा कंपोनेंट क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये h जो है वो x1 x2 प्लेन है। अब अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, R3 के मतलब बेसिस बनाना चाह रहे हैं, तो आपको एक ऐसा वेक्टर सोचना होगा जो इन दोनों से इंडिपेंडेंट हो। वो जाहिर है आप ये वाला ले लें, शर्त सिर्फ इतनी है कि ये लास्ट नंबर 1 रख लें, ऊपर के भले 0 कर लें या कुछ और भी कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो 3 वेक्टर्स हैं ना, 100, 110, 001, ये जो 001 है ना, वो ये वाला वेक्टर होगा। दिस इज 001। अब ये 3 वेक्टर जो है ना, दिस वन और दिस वन, ये क्या फॉर्म करेंगे? आपकी बेसिस फॉर्म करेंगे R3 के, राइट। तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन। यानी अगर आपने एक चाइल्ड जो सब स्पेस थी, अगर उसकी एक बेसिस है जो कि ये थी, तो आप उसको हमेशा एक्सटेंड करके पेरेंट की बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके जनाब, आगे चलें। ओके जी, राइट। अच्छा देखें, अभी तक हमारा जोर पता है किस पे था? हम ये कहते थे कि एक सब स्पेस है, ठीक है, फिर उसकी एक बेसिस है, फिर बेसिस को काउंट करके कहते थे कि साहब दिस इज द डायमेंशन। अब यहाँ पे आर्गुमेंट उल्टा हो गया, यानी हम काफी फेमिलियर हो गए ना कि व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज सब स्पेस, व्हाट इज बेसिस। अब हमने कहा चलें एक ऐसी वेक्टर स्पेस लेते हैं जो कितने डायमेंशन की है? p डायमेंशन की है, राइट।
तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें पहले से पता है कि माई वेक्टर स्पेस इज पी डायमेंशनल, तो फिर अगर कोई भी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा जिसमें पी वेक्टर्स होंगे, तो वो खुद ब खुद बेसिस बन जाएगा। देखिए, बेसिस के लिए दो शर्त जरूरी होती है ना, एक तो ये कि कलेक्शन इंडिपेंडेंट हो, वो तो है। दूसरी शर्त क्या होती है कि ये कलेक्शन स्पेस को जनरेट भी करे। अब ये कैसे प्रूफ होगा कि स्पेस को जनरेट करेंगे? वो इस तरीके से प्रूफ होगा कि आपने पहले से आपको पता है कि डायमेंशन पी है, ठीक है? इसका मतलब है जो बेसिस होगी उसके अंदर अगर पी वेक्टर्स आ गए जो इंडिपेंडेंट है, वो खुद ब खुद क्या बन जाएगी? बेसिस बन जाएगी। तो चूंकि ये ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, लिहाजा ये बेसिस हो जाएगी। असल में होता पता क्या है? तीन चीजें होती हैं, एक होती है स्पैनिंग, एक होता है लीनियर इंडिपेंडेंस और एक होता है डायमेंशन। ठीक है? अभी तक तो हम ये काम कर रहे थे ना, एक स्पैनिंग सेट है जो कि लीनियर इंडिपेंडेंट है, उसकी मदद से हम डायमेंशन बताते थे। आज की तारीख में हमने उल्टा काम कर दिया। क्या कर दिया कि हमने कहा कि साहब हमारे पास डायमेंशन मौजूद है और लीनियरली इंडिपेंडेंट चीज मौजूद है, इसका मतलब है हमें स्पेस पूरी क्या हो जाएगी? जनरेट हो जाएगी। और जो स्पेस को जनरेट कर दे उसी का तो नाम होता है, क्या नाम होता है? बेसिस होता है। ठीक है? तो ये है बस कहानी। अच्छा, आगे भी कहानी का भी एंड नहीं हुआ, एक और मोड भी आ रहा है। एनी सेट ऑफ एग्जैक्टली पी वेक्टर्स दैट स्पैन वी इज ऑटोमेटिकली बेसिस फॉर वी। अब इसमें हमने पता क्या किया? हमने इन दोनों को मिलाया। देखिए, आप समझ गए ना, जो पहला पार्ट था वो इन दोनों को मिलाया था कि डायमेंशन पता है और लीनियरली इंडिपेंडेंसी भी है, तो वो स्पैनिंग यानी वो बेसिस हो जाएगी। अब हम क्या कह रहे हैं? अगर स्पैनिंग भी है और डायमेंशन से मैच भी कर रहा है, यानी स्पैनिंग सेट में देखो लिखा है ना, एनी सेट ऑफ एग्जैक्टली पी वेक्टर्स, अगर वो स्पैनिंग है और नंबर ऑफ वेक्टर्स डायमेंशन से मैच भी कर रहे हैं, तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और लिहाजा फिर ये कलेक्शन भी क्या हो जाएगा? बेसिस हो जाएगा, राइट? तो अब आपका होराइजन जरा बड़ा हो गया। पहले तो आप स्पैनिंग में और इंडिपेंडेंसी में फंसे हुए थे ना, अब आपने कहा कि अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो डायमेंशन अगर दे दी जाए, तो और फिर एक सेट दे दिया जाए जो कि इंडिपेंडेंट हो और जो पी वेक्टर्स रखता हो, तो खुद ब खुद बेसिस बन जाएगा। या अगर कोई और सेट दे दिया जाए जो आपके पास जनरेट कर रहा हो और उसमें पी वेक्टर्स हो, तो वो भी क्या बन जाएगा? आप बेसिस बन जाएगा। ठीक है? ओके, अब जरा एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी, इस एग्जांपल में देखिए क्या है। ये आपसे कह रहे हैं कि साहब शो करो कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये P2 की बेसिस फॉर्म करते हैं। अच्छा, आपको पहले से पता है कि P2 की जो डायमेंशन है वो 3 होती है। ठीक है? तो अगर आप ये शो कर दें कि ये तीन वेक्टरों का सेट इंडिपेंडेंट है, तो ये जो थ्योरम 12 है उसके हिसाब से ये तीन सेट क्या फॉर्म करेंगे? बेसिस। अच्छा, अब इनको इंडिपेंडेंट शो करने के लिए आपको पता है ना कि डायरेक्ट करने के बजाय हम इसको कहाँ ले जाते हैं? कोऑर्डिनेट वेक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। और कोऑर्डिनेट वेक्टर्स के लिए हमें एक बेसिस देनी होती है। तो अगर हम ये बेसिस ले लें ना 1, t, तो ये जो मेरा पहला वाला वेक्टर है ना t, वो ऐसे लिखा जाएगा 0 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स t प्लस 0 टाइम्स t²। ये हम क्या लिख रहे हैं? t को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स। ये है ना बेसिस वेक्टर्स 1 t और t²। तो क्या कोफिशिएंट है? 0 1 0। तो आप समझ गए ना ये क्या है? ये v1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर है। इसी तरीके से अगर आप दूसरा वेक्टर उठाएंगे ना 1 माइनस टी, ये कैसे लिखा जाएगा? 1 टाइम्स 1 माइनस 1 टाइम्स टी प्लस 0 टाइम्स t²। तो इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर्स क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1, और दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा -1 और यहाँ से क्या आ जाएगा? 0। तो ये दूसरा वाला हो गया। इसी तरीके से जब आप तीसरा वेक्टर उठाएंगे ना 1 प्लस टी माइनस, ये उसका हो जाएगा। अच्छा, अब इसने क्या आर्गुमेंट दिया? अब ये आर्गुमेंट ये दे रहा है कि ये तीन वेक्टर्स जो है ना, ये वाले तीन वेक्टर्स ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लिहाजा अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो फिर ओरिजिनल सेट ये वाला t1 माइनस टी और 1 प्लस टी माइनस t², ये भी क्या हो जाएगा? ये भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ऊपर वाली थ्योरम ये कह रही है कि अगर 3 डायमेंशन में तीन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हों, तो वो क्या फॉर्म करेंगे? बेसिस फॉर्म करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब ये इंडिपेंडेंट कैसे हैं? इसके कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये उसने बता दिया है
कि साहब ये जो V1 V2 बीटा इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ V1 बीटा, ठीक है, तो लिहाजा ये दो आपस में क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। और ये जो V3 है ये इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, लिहाजा ये तीनों मिलकर क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन एक और तरीका भी आपको याद होगा ना, अगर तीन वेक्टर्स हैं और हमें ये देखना है कि वो इंडिपेंडेंट है, तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने पिवट हैं। तो अगर आप इसमें देखें, इसको पहले इकोलोन फॉर्म में लेके जाएंगे ना आप, ये दो इंटरचेंज कर लें आप, 1 -1 1 0 1 1 और 0 0 -1। मेरे ख्याल आगे जाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हमें जो चीज इकोलोन फॉर्म से मिलेगी, सॉरी, जो चीज रिड्यूस इकोलोन फॉर्म से मिलेगी वो इकोलोन से भी मिल जाएगी ना। यहाँ से आपकी समझ में आ गया ना, ये मैट्रिक्स इकोलोन फॉर्म में है और हर रो में पिवट मौजूद है, हर रो में पिवट मौजूद है, लिहाजा ये तीन वेक्टर्स क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। लिहाजा ये तीन वेक्टर्स जो हैं वो क्या हो गए, P2 की बेसिस हो गए। सही है, ओके। अच्छा, अब जो काम कर रहे हैं वो जरा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग काम है। ओके जी, राइट। ऊपर से कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा, अब सही है। ओके, डायमेंशंस ऑफ कॉल ए एंड नल ए। कॉल ए और नल ए को हम काफी मतलब स्टडी कर चुके हैं, लिहाजा एक दफा और स्टडी कर लेते हैं। देखें, अभी तक जो स्टडी थी ना हमारी कॉल ए और नल ए की, वो वहां पर आके खत्म हो गई थी। कहाँ पर, बेसिस के ऊपर। अब एक बस छोटा सा स्टेप और है, बेसिस में आप काउंट कर लें कितने वेक्टर्स हैं, तो वही क्या बन जाएगा, डायमेंशन बन जाएगी। तो चीजें कोई नई नहीं है सिवाय एक बॉटम लाइन के, ठीक है। यानी कहने का मतलब है आपने काम वही करना है। क्या काम करना है, आपने ए को उठाना है और इसको क्या करना है, एक कोलोन फॉर्म में ले जाना है, राइट, ठीक है। इसमें ये कोलोन में ले गया है, जिससे पूरी तरह तो मसला हल नहीं होगा। कहने का मतलब है कि कॉल ए के बारे में तो हम पूरा काम कर लेंगे कोलोन फॉर्म से, लेकिन नल के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, रेड्यूस कोलोन फॉर्म में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कि कॉल का तो मतलब ये होता है ना, सिर्फ डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी चेक करनी है, वो तो दोनों से पता चल जाती है, कोलोन से भी और रिड्यूस कोलोन से भी। लेकिन नल का मतलब है एक्चुअल सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो चलें, इसमें एक स्टेप और होगा, बस ज्यादा नहीं होगा। आप इसका -3 इसमें ऐड कर दें तो ये चीज 0 हो जाएगी। अब आपके पास क्या बन गया, अब ये कोलोन फॉर्म आ गई, ठीक है। सॉरी, रिड्यूस से कोलोन फॉर्म आ गई, कोलोन फॉर्म तो पहले भी थी। ओके, तो अब जरा मुझे बताइए कि कॉल ए की बेसिस कैसे निकालते हैं। आप ऐसे ही निकालते हो ना, आपके पास ये जो चार वेक्टर्स हैं, आपने इसमें जो है ना मैक्सिमम पॉसिबल कार्डिनैलिटी का इंडिपेंडेंट सेट निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, ये आपका ए है ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स बी है। तो आप ये देखते हो कि बी में पिवट कॉलम्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ नजर आ गए ना पिवट कॉलम्स कौन कौन से हैं। पहला कॉलम है जो पिवट कॉलम है और थर्ड जो है पिवट कॉलम है। तो आप यहाँ से पहला और तीसरा उठा लेंगे, बस यही बेसिस फॉर्म करेगी, 1 2 3 7। अच्छा, अब यहाँ से ये भी पता चल जाता है इस बी से कि जो हमने छोड़े हैं वो क्यों छोड़े हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 2 जो है ये 1 का क्या है, ट्वाइस है ना। आप गौर से देख लें, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास दूसरा कॉलम आ जाएगा, इसीलिए हमने सेकंड कॉलम को बेसिस का हिस्सा नहीं बनाया, इसलिए कि फर्स्ट कॉलम आ गया। अच्छा, जरा इसको भी गौर से देख लें, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, ये 4 0, इसका मतलब यही है ना कि ये कॉलम जो है वो पहले कॉलम का 4 गुना है। तो वही चीज यहाँ से भी नजर आ रही है, इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको आखिरी कॉलम मिल जाएगा। इसका मतलब है आपने ये भी छोड़ दिया, इसलिए कि ये डिपेंड कर रहा है, आपने ये भी छोड़ दिया, बाकी क्या बचा, 1 2 3 7। यस, दिस इज द बेसिस।
और डायमेंशन क्या होता है? नंबर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल बेसिस आ गई। ठीक है जनाब, कॉल की। अब मैं आगे चलता हूँ नल। ठीक है, तो नल के लिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने क्या करना होगा, आपने इसको इसको फर्दर ले जाना होगा और ये हो जाएगा 1 2 0 4 0 0 1 0। अब आपने बताना होगा कि ये जो पहले नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं और दूसरा सेट क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है। पहला सेट ये कह रहा है कि x1 जो है वो बराबर है -2x2 -4x4, ये बता रहे हैं ना। और ये वाली इक्वेशन ये बता रही है कि x3 इज 0 और ये 2 कॉलम्स जो डिपेंडेंट थे ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि x2 एंड x4 आर फ्री। ठीक हो गया? ये हम किसकी बातें कर रहे हैं, जो अगली मतलब अगले स्लाइड्स में होगा। मैं चाहता हूं यहीं पे कर लें इसको भी। तो अब आपने नल ए लिखना है, तो नल ए के लिए आप क्या करोगे, नल ए के लिए आप क्या करोगे ना, आपको नल ए चाहिए ना, तो आप करोगे, फर्ज कर लेते हैं x इज ए वेक्टर विच बिलोंग्स टू नल ए। तो इसके कंपोनेंट कितने होंगे, 4 कंपोनेंट्स होंगे ना, x1 x2 x3 x4। ठीक हो गया जी, 4 कंपोनेंट्स है। अब आपको याद है ना क्या करते हैं हम उसके बाद, जो फ्री वेरिएबल्स हैं उनको तो हम पहले ही लिख देते हैं। तो x2 इज ए फ्री, तो ये तो ऐसे ही कॉपी हो जाएगा x2। सिमिलरली x4 इज फ्री, तो ये ऐसे ही कॉपी हो जाएगा x4। x3 0 हो चुका है ऑलरेडी, तो ये 0 हो जाएगा। और x1 जो है वो किसके बराबर है, -2x2 -4x4, -2x2 -4x4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं याद है ना, उसके बाद हम कंट्रीब्यूशन जो है ना वो x2 का और x4 का अलग अलग करते हैं। तो अगर मैं x2 को आउट ले लूं तो मेरे पास जो 2 वेक्टर्स बचेंगे ना वो कौन कौन से बचेंगे, -2 1 0 0। और अगर मैं x4 को आउट करूं तो मेरे पास जो वेक्टर्स बचेंगे वो -4 0 0 एंड 1। ठीक है ना, तो ये आपके क्या आ गया, ये मोहतरम नल आ गए। ठीक है, मतलब ये नल जो है ना, मतलब कहने का ये कि x जो था ना वो तो कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर था ना नल में से, तो ये इस कॉम्बिनेशन में आ गया। जबकि x2 और x4 क्या है, फ्री है। इसका मतलब है, और ये जो 2 वेक्टर्स है ना ये वाले और ये वाले, ये यकीनन आपको नजर आ रहा होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया भाईजान, कि ये मतलब ये हो गया कि ये जो 2 वेक्टर्स है ना, कौन कौन से 2 वेक्टर्स, ये वाले -2 1 0 0 और दूसरा क्या है -4 0 0 1। ये जो है ना ये बेसिस है, किसकी बेसिस है, बेसिस ऑफ नल ए, बेसिस ऑफ नल ए। अब आप यही बता दो इसके अंदर वेक्टर कितने, 2 है ना, तो डायमेंशन ऑफ नल ए क्या हो गई, वो भी 2 हो गई, यानी ये इस चीज का भी जवाब मिल गया, डायमेंशन ऑफ नल ए इज। जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कॉल ए की डायमेंशन क्या थी, वो भी 2 थी। नल ए की भी क्या है, वो भी 2 है। अच्छा, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हर जगह दोनों सेम होंगे, नहीं। देखें, आप गौर करें, ये 2 पता किस तरह से आया है, ये 2 इस तरह से आया है कि ये 2 कॉलम इंडिपेंडेंट थे। तो जो इंडिपेंडेंट कॉलम होते हैं ना वो कॉल की डायमेंशन होती है। और ये जो दूसरा 2 आया है ना, ये वाले वेक्टर आया है, ये जो कि डिपेंडेंट थे। अगर आप पिवट की टर्म में बात करेंगे, वो कॉलम जिनमें पिवट था उनकी भी तादाद 2 थी और वही डायमेंशन है कॉल ए का। और वो कॉलम जिसमें पिवट नहीं था, आपको यहां से नजर आएगा, यहां से ये जो पिवट है ना 1, ये पहले कॉलम का है, ये जो पिवट है ये थर्ड का है, और ये जो है इन 2 में कोई पिवट नहीं है, सेकंड एंड फोर्थ में, लेकिन नंबर तो इसका भी 2 है ना। समझ गए ना, तो डायमेंशन अगर सिर्फ पूछे जाए तो बहुत आसान है, बल्कि अगर दोनों की डायमेंशन पूछे ना तो आपको सिस्टम सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको रिड्यूस इकोलोन में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप इकोलोन पे रुक जाएं, देख लें कौन से कितने वेक्टर्स डिपेंडेंट हैं, वो नल का डायमेंशन हो जाएगा।
और कितने वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं वो कॉल का डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे वो बेसिस भी पूछना चाहेगा ना, तो कॉल की भी आसान है, लेकिन नल की अगर बेसिस पूछेगा तो फिर आपको ये काम करना होगा। कौन सा काम के थोड़ा सा आगे जाना होगा, फ्री वेरिएबल को राइट पे लाना होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जनाब, तो ये जो हमने सारा काम इस पे किया है ना, वही सारा काम जो है वो अगली स्लाइड्स पे भी होगा, जो हमने यहीं पे कर लिया है, ठीक है। तो अगली स्लाइड को तो हम जरा जल्दी से क्या कर लें, गो थ्रू कर लें, ठीक है जी। ये सारा काम हम कर चुके हैं जन, तो अगली स्लाइड जो है ना बड़ा क्विकली हम कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ओके जी। हाँ भाई, ये सारा काम आपको याद होगा ना, यहाँ पर उसने छोड़ा था, उसको मैं यहाँ ले गया था, फिर मैंने ये लिखा था, फिर मैंने ये लिखा था, फिर ये लिखा था, सारा काम हम कर चुके हैं। तो यू कैन सी के ये जो है, यू कैन सी के ये जो दो वेक्टर्स हैं ना, ये वाले क्या फॉर्म कर रहे हैं, बेसिस फॉर्म कर रहे हैं किसकी, नल की, और नंबर 2 है। तो लिहाजा ये आप समझ गए ना, ये जो लिखा हुआ है नीचे, ये मैं पहले भी आपको बता चुका था। ये जो डायमेंशन है ना कॉल ए की, वो क्या है, नंबर ऑफ पिवट कॉलम्स ऑफ ए। अच्छा, डायमेंशन ऑफ नल ए क्या है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स ऑफ ए। तो याद है ना, इसको मैंने एक और तरीके से भी बताया था आपको। क्या बताया था, dimension of null A is equal to number of non-pivot columns, non-pivot columns, non-pivot columns। बात एक ही है ना, जितने फ्री वेरिएबल्स होंगे उतने ही नॉन पिवट कॉलम्स होंगे, एंड वाइस वर्सा। तो ये दोनों डेफिनेशन चलती हैं ना, ठीक है। ओके, चलें जी, दैट इज द एंड ऑफ सेक्शन 4.5। लेट्स गो टुवर्ड्स 4.6। चलें साहब 4.6 की बातें करते हैं। तो हम शेयर करते हैं अपना 4.6 डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड। ओके जी, अस्सलाम, आइए जी। ओके, ऑलराइट जनाब, मैं मतलब एक, वे जो ए होती है ना, मैथमेटिशियन को बड़ा इससे प्यार है, इसे राइट। बहुत सारे काम इससे लेते हैं यार। शुरू कहानी कहाँ से हुई थी, यहाँ से शुरू हुई थी कि आपने सिस्टम को सॉल्व करना था, ए एक्स इज इक्वल टू बी को, ठीक है। उसके फिर थोड़े देर के बाद आप इस पर आ गए थे, किस पे आ गए थे, डिटर्मिनेंट निकालनी है। अच्छा, डिटर्मिनेंट सिर्फ जब निकलेगी जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, राइट। सिस्टम तो नॉन स्क्वायर के लिए भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट किसके लिए होगा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। फिर कुछ अरसे के बाद आपने कहा कि साहब इस ए की मदद से हम ट्रांसफॉर्मेशन भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर अभी थोड़े थोड़े दिन के आज ही के लेक्चर में हमने कहा कि नहीं, हम इस ए का कॉल भी निकाल सकते हैं। फिर आपने कहा यार हम इस ए का नल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब इतनी सारे काम कर लिए तो एक काम और भी कर लो यार, वो ये वाला कर लो। कौन सा कर लो, रो स्पेस ऑफ ए। कॉल स्पेस ऑफ ए का मतलब पता है ना, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। तो रो स्पेस का भी यही मतलब है, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ ए, ठीक है। तो अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, तो इसमें 3 रोज है ना, ये रही R1, ये रही R2, ये रही R3। इन तमाम का जो स्पैन होगा वो जाहिर है एक R3, वो R4 का सब स्पेस होगा। अच्छा, R4 पता है क्यों है, इसलिए कि इसमें जितनी भी रोज है ना, उनमें एलिमेंट्स तो 4 ही है ना।
तो ये वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना, उसको हम क्या नाम देंगे? रो ए का नाम देंगे, राइट? आप मुझे बताएंगे कि इसका जो कॉल ए है, वो किस आर की किस पावर का सब स्पेस है? कॉल ए वो R3 का होगा ना बच्चों, इसलिए कि इसमें जितने भी कॉलम्स हैं, हर कॉलम्स में कितनी एंट्रीज हैं? 3 एंट्रीज हैं। तो इन जनरल पता है क्या होता है, अगर जैसे ये वाला R है ना, इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो इसका सबसेट जो है वो कॉल ए होता है, यानी ए से ही लेते हैं, लेकिन वो R3 का सबसेट होता है। और ए की रोज लेंगे तो वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा? R4 का सबसेट बनेगा, ठीक है? अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक फिलोसफिकल प्रॉब्लम आ जाती है, वो डिपेंड करता है कि हाउ सेंसिटिव यू आर। मैं जरा आपसे पूछता हूं, मगर मैं लेफ्ट में आपसे पूछूं कि मुझे जरा, ये लिखा हुआ है ना रो ए को एज ए स्पैन लिखा हुआ है, तो चलें, यहाँ ज्यादा जगह नजर आ रही है मुझे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे भाई कॉल ए, और मैं लिखता हूं इज इक्वल टू स्पैन C1 C2 C3, ये हो गया ना आपका कॉल, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसमें C2 जो होगा ना, बल्कि C4 भी आएगा, यहाँ C4 भी आएगा ना। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और ये क्या है आपका C4 है। तो आप कहेंगे सर, आप कॉल ए में जो वेक्टर्स ले रहे हैं वो तो कॉलम वेक्टर्स हैं, और जो आप रो में चल रहे हैं, रो स्पेस में आप रो वेक्टर्स ले रहे हैं, तो हम तो कंफ्यूज हो गए। तो मैंने वही कहा था ना कि कंफ्यूज हो रहे हैं या अपने अंडरस्टैंडिंग को जो है वो वाइड कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। आप मैथमेटिशियन ये कहते हैं यार, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कॉलम्स में चल रहे हैं या रोज में चल रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है? तो अगर आप रो स्पेस की बात करेंगे तो बेसिकली यू विल बी टॉकिंग अबाउट रोज और उनके कॉम्बिनेशन, और अगर आप कॉलम स्पेस की बात करेंगे तो कॉलम के कॉम्बिनेशन। एंड ऑफ द डे आप R3 को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट? ठीक है, एक ही चीज है। लेकिन फिर भी बाद लोग कहते हैं, वो है ना, वो दकियाने उसी किस्म के मैथमेटिशियन कहते हैं, नहीं भाई नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम ही चाहिए, मैं नहीं जानता रोज क्या होती हैं। उस केस में आप क्या करोगे? रो स्पेस को कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे डिफाइन करोगे, पहले ए का ट्रांसपोज ले लो, ये ना, पहले क्या कर लो, ए का ट्रांसपोज ले लो। अब ट्रांसपोज का जो कॉल होगा उसी का नाम आप रख दें, क्या रख दें? रो ऑफ ए, ये ना। जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे ना, तो ये पहला वाला रो क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम बन जाएगा ना, किसका? ट्रांसपोज का। और दूसरी रो जो है, दूसरा मतलब है कॉलम बन जाएगा, तो वो फिर आप ये लिख दो, राइट? तो डजंट मैटर विच वे यू गो, राइट? ओके। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं उसकी। देखिए, अभी अभी 10 मिनट पहले हमने क्या किया था? हमने एक मैट्रिक्स ली थी ना, आपको याद होगा। उसका हमने क्या क्या निकाला था? कॉल निकाला था, और क्या निकाला था? नल निकाला था, ठीक है? मतलब एक कॉल है नल है तो पहले से ही पता होता है ना, इट इज जस्ट ए स्पैनिंग सेट, लेकिन हमने उनकी बेसिस निकाली थी ना, कि वो जो स्पैनिंग सेट थे, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना, ये जो आपके पास रो है, ये कितने हैं? 3 सेट है ना, 3 वेक्टर्स है ना, R1 R2 R3। तो अगर तो ये तीनों इटसेल्फ इंडिपेंडेंट है तो यही बेसिस बन जाएंगी, लेकिन अगर ये तीनों डिपेंडेंट है तो आपने क्या करना होगा? इसमें से डिपेंडेंट वेक्टर्स को बाहर करना होगा, राइट? तो ये काम हम कर चुके हैं, किसमें कर चुके हैं? कॉल ए में। अब रो ए के लिए पता है क्या करना होगा? चले मैं ऐसे करता हूँ कि वो भी जो मैंने क्वेश्चन किया था ना, मैं उसको जरा दोबारा से नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको उसका एंड रिजल्ट बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। अभी थोड़ी देर पहले, अभी 10-15 मिनट पहले मेरी ये मैट्रिक्स थी ए, दिस वाज माय ए, 1 2 2 4 3 7 4 8, ठीक है ना? ये मेरी मैट्रिक्स थी अभी, और इसको मैंने रिड्यूस किया था रिड्यूस एकोलोन फॉर्म में, तो ये बन गई थी 1 2 0 4 0 0 1 0, ठीक है ना? तो मैंने डिक्लेयर कर दिया था, आपको याद है क्या डिक्लेयर कर दिया था? कॉल ए की बेसिस मैंने ये डिक्लेयर किया था ना कि ये दो जो हैं
ये किसकी बेसिस बना रहे हैं? कॉल ए की बेसिस बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि बाकी जो दो मैंने छोड़ दिए हैं वो तो डिपेंडेंट है। अच्छा, अब अगर मुझे बेसिस चाहिए ना किसकी, रो की, पता क्या करोगे आप? एक बात थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये था हमारा ए, ये हमारा बी था। हमने बी से सिर्फ आइडिया लिया है कि ये दो कॉलम्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हमने बी के कॉलम्स नहीं लिखे हैं कॉल ए में। कॉल ए में हमने किसके कॉलम्स लिखे हैं? ए के ही लिखे हैं। अगर आप ये लिखोगे ना कि कॉल ए जो है वो इससे जनरेट हो रहा है 1001 से, असल में एक इत्तेफाक है कि इस केस में 1001 से भी जनरेट हो जाएगा कॉल है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। मतलब ये एक इत्तेफाक है कि आप बी के वेक्टर्स ले लो या ए के ले लो, दोनों क्या जनरेट कर देंगे कॉल है। इसलिए कि बेसिकली कॉल है क्या, अगर आप ए को देखें, ये दो डायमेंशनल है ना, दो वेक्टर से जनरेट हो रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी बेसिकली R2 है। तो फिर ये R2 तो है ना, किसी भी दो इंडिपेंडेंट वेक्टर से जनरेट हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि बाज केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप बी के कॉलम्स लेंगे ना तो वो ए जनरेट नहीं कर सकते। इस केस में कर रहे हैं, मे बी इट इज नॉट ए गुड एग्जाम्पल टू शो दैट, राइट। लेकिन ये समझ लें, क्या समझ लें, कि जब भी आपने कॉल ए की बेसिस निकालते हैं ना, आइडिया आप बी से लेते हैं कि कौन से इंडिपेंडेंट है, लेकिन पिक कहां से करते हैं? ए से। ये है तरीका 100%। इस केस में तो दोनों ही सही है, लेकिन जाहिर है हमें तो उसमें जाना है ना जो 100% ट्रू हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन रो ए का सुनिएगा गौर से। रो ए में पता क्या होगा? रो ए में आपको जाना कहीं नहीं है, बस बी से ही चूज करना है। तो ये वाली जो है ना दो, ये दो रोज इंडिपेंडेंट हो गई ना, दोनों पिवट रोज है ना, यही फॉर्म करेंगी किसका बेसिस, फॉर्म करेंगी किसका? रो ए का। अगेन मेरा ख्याल है बड़ी रॉन्ग एग्जांपल है। इस केस में अगर आप ए की रोज पिक कर लेंगे ना तो वो भी रो ए को जनरेट कर लेंगी। क्या कर लेंगी? वो भी रो ए को जनरेट कर लेंगे, राइट। इसलिए कि इसमें दो ही रोज थी ए में, दोनों इंडिपेंडेंट थी, वहां पे भी दोनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन बाज़ औक़ात पता क्या होता है, बी वाली रोज इंडिपेंडेंट पिवट वो तो हमेशा रो स्पेस ऑफ ए को जनरेट करेंगी, लेकिन कभी नहीं भी करेंगी, राइट, ठीक है। तो लिहाजा सॉरी मैं क्या कह गया हूं कि रो ए को, ये वाली जो है ना बी की जो इंडिपेंडेंट रोज है, ये तो हमेशा रो ए को जनरेट करेंगी। रो कहां से ली है? बी से, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि करस्पॉन्डिंग ए की रो ए को जनरेट कर दें, ठीक है। इस केस में हो गया इत्तेफाक से, तो ये तो एक इत्तेफाक है ना, आउटलायर्स है। तो आपने क्या करना है, जरा मैं समराइज कर दूं। कॉल ए के लिए आपने क्या करना है, आपने बी को देखना है, वहां से ये देखना है कौन से इंडिपेंडेंट कॉलम है, वापस ए में आना है, ए से पिक करना है। रो ए के लिए आपने बी को देखना है और वहीं से ले लेनी है रोज, यू विल नॉट गो बैक टू ए। और ये देखें, ये लिखा हुआ है उसका रीजन, क्या लिखा हुआ है जनाब? व्हेन वी यूज रो ऑपरेशन टू रिड्यूस ए टू बी, वी आर टेकिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रोज ऑफ ए टू कम अप विद बी। We could reverse the process, use the row operation on B to get back to A, ठीक है। Because of this, the row space of A equals to the row space of B, ठीक है। तो आप row space of A is equal to row space of B, और B की row space देखना इसलिए आसान है कि वहां से हमें नजर आ रहा है कौन सी रोज क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, राइट। तो ये मतलब बहुत जरूरी है। इसका अगले एक दो स्लाइड्स के बाद इसमें बड़ा बड़ा लिखा भी होगा, वार्निंग। मैं अभी से बताता हूँ, वार्निंग में ये लिखा होगा, पेज भी आपको मैं बता देता हूँ। इधर चलते हैं, ये हम कहाँ पर है, रैंक पे है ना, बिल्कुल एंड में होगा इसमें। नजर आया आपको? नहीं है जरूर है। नहीं 4.6 नहीं है, कभी आज अभी आ जाएगा, मुझे अभी भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, आई एम श्योर, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या समझा रहा था कि देखिए, मैं अब वो वाली एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ कि जिसमें इसमें तो ये है ना कि आप इधर से ले लो, इधर से ले लो, दोनों केस में सेम है, लेकिन ऐसी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ऑलराइट, चलें आगे चलते हैं, वो भी आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा।
किस जगह पे लिखा हूँ? कौन सा पेज? अच्छा, ये मैं 4.5 की बात करना, 4.6 का थर्ड पेज किस जगह लिखना है? ये मेरे हमारी आगे पीछे तो नहीं हो रही वो पेजेस? ये लिखा है नहीं इसकी नहीं आनी, वो आ जाएगा यार, पता नहीं मुझे ख्याल पड़ता है। वैसे आप मतलब आप इसको ले लें कि ये जो थ्योरम 13 है, जरा इसको पढ़ लीजिए आप। If two matrices A and B are row equivalent, then their row spaces are the same. If B is in echelon form, the non-zero rows of B form a basis for the row space of A as well as B. ठीक है, ये हो गया क्लियर थ्योरम? ठीक, उसके लिए मैं आपको भी एग्जांपल दूंगा कि साहब आपको, अगर आपने दोनों एग्जांपल्स आपको देंगे कि अगर आपने कॉल ए के लिए बी के कॉलम्स लिए तो गड़बड़ हो सकती है, और वो भी एग्जांपल देंगे कि अगर आपने रो ए के लिए बी की रोज नहीं ली, ए की रोज ली, तो वो भी रॉन्ग होगा। ठीक है, ये एग्जांपल चाहिए ना आपको? ठीक है, ये एग्जांपल में तो दोनों तरफ सही था, इधर से भी सही है, उधर से भी सही। ओके, राइट। बल्कि एक काम करते हैं, ये मैं अभी आपको दे देता हूँ, यहीं पे एग्जांपल दे देता हूँ। ये रही एग्जांपल जनाब। ये एग्जांपल ले लेते, -1 2 3 6 1 -3 -3 -6 2 -5 -6 -2। ठीक है ना? ठीक है जी, हमने क्या करना है, इसका कॉल भी निकालना है और नल भी निकालना है। ठीक, एग्री? क्या करूं, वही रो ऑपरेशन करने हैं ना, करें रो ऑपरेशन। क्या करूं सबसे पहले, जल्दी बताओ। इसको उठा के ऐड कर दूं ना इसमें, 0 -1 0 0। ठीक है, अब क्या करूं, इसको 2 से उठा के ऐड कर दूं, 0 -1 0 0। ठीक है, मैं ख्याल ये अच्छी एग्जांपल नहीं है, हमने तो सीखना ही है ना, इसको 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। हो गया ना? अब क्या होगा, इंटरचेंज होगा ना, -1 2। क्या कर रहे हैं हम, ये तो बताओ। हम इकोलोन फॉर्म में ले जा रहे हैं ना, कहाँ ले जा रहे हैं, इकोलोन फॉर्म। क्या हो जाएगा, 0 -1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ओके, हो गया इकोलोन फॉर्म। चले, आप मुझे बताइए, कॉल ए, इसकी क्या होगी बेसिस? इट इज बेसिस ऑफ कॉल ए। क्या होगी बेसिस ऑफ कॉल ए? इसमें वेक्टर कौन कौन से इंडिपेंडेंट है? फर्स्ट एंड सेकंड है ना? सही है, फर्स्ट एंड सेकंड जी। अगर आप इसको डिक्लेयर करेंगे ना, ये कॉल ए की बेसिस है, तो आप मुझे बताएं जरा सोच के, रॉन्ग क्यों होगा? देखिए, रॉन्ग इसलिए होगा कि अगर आप इसको बेसिस डिक्लेयर करेंगे ना कॉल ए की, तो जो कॉल ए में तो ये भी मौजूद है, बल्कि कॉल ए के ये जो 4 ऑब्वियस मेंबर है ना, 1 2 3 4, ये तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे आ ही नहीं सकते, इसलिए कि इसका आखिरी एलिमेंट क्या है, 0।
तो यू कैन नेवर गेट इट फ्रॉम द कॉलम ऑफ बी द बेसिस ऑफ ए। ये भी है हमारा। तो ये बात समझ में आ गई ना? यहाँ से सिर्फ आइडिया लेना है कि पहले दो कॉलम्स क्या हैं भाईजान, इंडिपेंडेंट है। याद आपने ये दो उठाने बेसिस बनाने के लिए कॉल ए की, राइट? ये तो क्लियर हो गया ना कि कॉल ए के लिए आप बी से आइडिया लेते हैं, लेकिन कॉलम्स कहाँ से लेते हैं? ए से लेते हैं। ठीक है, अब जरा उधर आ जाते हैं। अब अगर आप ये कहते हो ना बेसिस ऑफ रो ए, आपको यहां से नजर आ गया ना कि पहले दो कॉलम जो हैं वो क्या हैं? पहली दो रोज क्या इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर आप ये वाली दो रोज लोगे ना, आपने यहां से वही काम कर रहे हो ना जो कॉल में किया था कि आइडिया आपने यहां से लिया, अप्लाई वहां जाके किया। तो यहाँ पे पहली दो रोज क्या इंडिपेंडेंट है ना। तो अगर आप पहली दो रोज एक ही उठाओगे तो वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। आप जरा गौर करो, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? दोनों एक दूसरे के क्या हैं भाई? मल्टीपल है ना यार। पहली रो को मल्टीप्लाई कर दो -1 से तो दूसरी रो बन जाएगी। तो ये तो दो क्या है? डिपेंडेंट है ना क्लियरली। तो ये कैसी बेसिस है जो डिपेंडेंट है? तो इसमें खराबी यही हुई है कि आपने जो है ना बी से आइडिया लिया और ए से चूज किया। ये चीज कॉल पे तो वैलिड है, लेकिन रो पर क्या होती है? बी से ही लेना है आइडिया और बी ही पे खत्म कर देना है बस। तो ये दो रोज इंडिपेंडेंट है बी में, लिहाजा यही क्या फॉर्म करेंगी? बेसिस किसका? रो ए का। अब क्लियर हो गई बात या नहीं क्लियर हो गई? ये बेस्ट एग्जांपल थी, राइट? ठीक है, जो ये शो कर रही थी कि कॉल के केस में क्या करना है और रो के केस में क्या करना है। ओके जी, तो बेसिस ऑफ सर हाँ बोलो। तो बेसिस सर ऑफ वो रो जो कॉलम सर ये है, कॉलम ये ए को हम ट्रांसफर करेंगे। क्या चीज? सर जो आपने पहले बात की थी कॉलम ए को ट्रांसपोज करेंगे तो रो ए बन जाएगी। तो ये हाँ, वो वाली बात यहाँ पे ट्रू नहीं हो रही। देखिए मेरी बात तो सुनो ना। आपने वो जो कहा है ना, वो उन लोगों के लिए था जो इस किस्म के वेक्टरों से कंफर्टेबल नहीं होते हैं, मतलब रो वेक्टर से। उनके लिए तो ये कहा गया है कि आप रो अगर निकालना है तो कॉल 18 निकाल लें, सही है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप डायरेक्ट यहां से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या परेशानी है, या आप उसको समझना चाह रहे हैं कॉल 80 को? नहीं नहीं सर मैं ये समझ गया, लेकिन मैं वो देख रहा था वो ट्रू है कि नहीं इस केस में। अच्छा, उसकी तरफ देने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सही है, दैट्स ए गुड आइडिया। चलें ए ट्रांसपोज ले लें। सही है, दैट्स ए वेरी गुड आइडिया। आप ए ट्रांसपोज का कॉल लेंगे ना, यही कहना चाह रहे हो ना, और वो शो करोगे कि वो इसके बराबर है जो यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, चलें 80 बताओ फटाफट। क्या हो जाएगा? -1 2 3 6। दूसरा क्या हो जाएगा भाई? 1 -2 -3 -6। और तीसरा क्या हो जाएगा भाई? 2 -5 -6 एंड -12। यही होगा ना आपका ए ट्रांसपोज। ठीक है जनाब। -1 2 3 6 1 -2 -3 -6 2 -5 -5। चलें ठीक है। अच्छा जी, अब जरा इसका मुझे बताओ, पहली रो तो मैं एज इट इज लिख दूं ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। पहली रो में -1 1 2। जल्दी से बताओ भाई, दूसरी रो क्या हो जाएगी फटाफट? पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 और +2 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए कि ऊपर से 2 आएगा, नीचे -2 लिखा हुआ है, ये -1 आ जाएगा। चले तीसरी बताओ जल्दी से। आप 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ना तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। एग्री? आगे चलो, 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। सही है। अब मुझे बताओ, कॉल ऑफ 80 क्या होगा? कॉल ऑफ 80 क्या होगा? हमने यही दावा कर रहे हैं ना कि कॉल 80 बराबर है रो ए के, ही दावा कर रहे हैं ना। तो कॉल 80 तो बताओ पहले। देखो पहला और तीसरा कॉलम क्या है? इंडिपेंडेंट है ना, पहला और तीसरा। तो आप क्या करोगे? पहला और तीसरा पुट करोगे तो ये आ जाएगा -1 2 3 6, और दूसरा क्या आ जाएगा? 2 -5 -6 -12। ठीक है जी। अब ये वाले जो दो वेक्टर्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं,
और यही जो है ना रो ए का बेसिस भी है। क्या है? रो ए का बेसिस है। आप कहोगे सर वहां पे तो आपने कुछ और लिखा था, बेसिस ऑफ रो है। मैंने क्या लिखा था पहले बताओ जरा? बेसिस ऑफ रो है ये लिखा था मैंने, -1 2 3 6 और क्या लिखा था? 0 -1 0 0। ठीक है, ये लिखा था ना। तो आप अब पूछो, आप क्या पूछना चाह रहे हो? मैं चाहता हूं पहले आप पूछें फिर मैं आपको बताऊंगा। हेलो, आपने सवाल किया था ना यार। एक बेसिस ये है, ये रही एक बेसिस ये है, एक बेसिस ये है। तो आप शायद ये यस सर। कहोगे ना कि सर बेसिस तो डिफरेंट आ गई, लेकिन भाईजान बेसिस का डिफरेंट आना कोई बात नहीं है, यूनिकनेस कोई नहीं होती। आप जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। अगर मैं इसका -2 टाइम्स इसमें ऐड कर दूं, पहले वाले का -2 टाइम्स ऐड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 -5 -6 एंड -12। और ये वही वेक्टर है जो यहाँ पे मौजूद नजर आ रहा है आपको, सेकंड वेक्टर। असल चीज जो आपने गौर नहीं की, जब आपने कॉल एटी का है ना, तो उसने पहले और तीसरे रो को डिक्लेयर किया है, पहले और तीसरे को डिक्लेयर किया है। जबकि अगर हम यहां से आइडिया लेते हैं ना कि यहाँ पे पहली दो रोज हैं बी की, तो अगर आप ये दो रोज पकड़ते तो क्या हो जाती? मिस्टेक हो जाती। ये दो तो डिपेंडेंट है। अब आ गया आइडिया समझ में? बजाहिर देखिए असल कंफ्यूजन आपको पता क्या होगी? आप ही कहेंगे साहब इस तरीके से आप बेसिस निकाल रहे हैं, उससे डिफरेंट है। तो बेसिस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अगर दो बेसिस हैं किसी एक की और आपको डिफरेंट नजर आ रही हैं, तो आप एक बेसिस से ऑपरेशन करके दूसरी ले सकते हैं, और वाइस वर्सा दूसरी पे ऑपरेशन करके आप पहली ले सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? ये बहुत पहले बता दिया है कि बेसिस आर नॉट यूनिक। ओके, असल जोर जो मैं दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि अगर आप बी से आइडिया लेंगे तो आपको नजर आएगा कि पहली दो रो इंडिपेंडेंट है, ये तो बी में है। लेकिन अगर आप गौर करें, ए के ऊपर पहली दो नहीं है, ए के ऊपर फर्स्ट एंड थर्ड है। असल में अगर आप कोई इंटरचेंज का ऑपरेशन ना करते ना, जो आपने यहाँ किया है, फिर कोई मसला नहीं था, ए और बी से ले लें। लेकिन अगर आप रो इंटरचेंज करते हो ना, ए का बी हासिल करने के लिए, तो फिर पता नहीं कौन सी रो कहाँ चली जाती है। तो फिर आपको जाने की जरूरत भी नहीं है यार। असल बॉटम लाइन ये है। क्या बॉटम लाइन है? अगर आपने रो ऑफ ए निकालना है ना, क्या निकालनी है? बेसिस। यू डोंट हैव टू गो बैक टू ए यार। बी ही के नॉन जीरो रोज क्या करेंगी? ए की बेसिस फॉर्म करेंगी। ये है ना ब्यूटी। ओके, चलेंगे आगे। ऑलराइट। ओके जी, लेट्स सी, गो टू पेज नंबर 2। ओके, देखिए आप क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 2। अच्छा, वही प्रैक्टिस हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। ये हमारे पास एक ए है, इसको हमने मतलब इस पे रो ऑपरेशन लगाए तो ये बन गया। ठीक है, अब बेसिस ऑफ रो क्या होगी? आपको बस ये दो वेक्टर्स लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना, और लिखने भी इसको हॉरिजेंटली हैं। -1 2 3 6 0 -1 0 0। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ रो ए क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है जी। कॉल ए के लिए आपको ये दो नहीं लिखने हैं, इसलिए कि यहां से तो आइडिया लेना है। क्या लिखना है कॉल ए के लिए? -1 2 1 2 -5 -3। ठीक है जनाब, और इसका डायमेंशन भी क्या हो गया? 2 हो गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं। हमारे पास असल में तीन चीजें होती हैं ना, जब भी कोई ए हो तो हम यहाँ से तीन चीजें निकालते हैं: कॉल स्पेस, रो स्पेस और नल स्पेस। CRN कहते हैं इसको, राइट? कॉल स्पेस, रो स्पेस एंड नल स्पेस। अच्छा, जब आप ये काम करते हो ना, ए को रिड्यूस करते हो इकोलोन, आगे नहीं जाते रिड्यूस इकोलोन, तो आपका ए और बी का काम तो हो जाता है। लेकिन नल ए के लिए में क्या चाहिए होता है? रिड्यूस इकोलोन फॉर्म। तो इसको ऐसा करते हैं, एक ऑपरेशन और कर देते हैं ना, रिड्यूस इकोलोन फॉर्म ले जाते हैं इसको। क्या हो जाएगी? पहली रो को आपने क्या करना होगा? -1 से मल्टीप्लाई करना होगा ना यार। 1 -2 -3 -6, और दूसरी को भी यही करना होगा आपने, -1 से मल्टीप्लाई करना होगा।
ओके, ये ऑपरेशन इसने नीचे किया हुआ है, लेकिन मैं चलो यहीं कर देता हूँ। क्या बनेगा x, यहां से मुझे बताओ, यहां से बताओ ना x क्या होगा। जाहिर है x यही होगा ना भाई, x इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4, और ये बराबर हो जाएगा x1 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 2x2 प्लस 3x3 प्लस 6x4, ठीक है, प्लस 6x4। और क्या होगा ये 0 हो जाएगा ना, x2 तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए कि इसका मतलब यही है 0 टाइम्स x1 प्लस 1 टाइम x2 प्लस 0 टाइम x3 इज इक्वल टू 0। तो x2 0 हो गया, और इसमें x3 और x4 क्या है, फ्री वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 3 और 4 फ्री वेरिएबल्स। तो आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। इसकी बेसिस क्या आ जाएगी, नल स्पेस की बेसिस क्या आ जाएगी, नल, ये नल है, नल है, वो यही होगा ना, अपने पास x2 को अलग कर लेना है, तो आपके पास जो आ जाएगा x2 नहीं सॉरी x, अच्छा एक मिनट देखें, ये वही मसला आ रहा है जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपने भी मुझे नहीं बताया मैंने क्या कर दिया। मैंने कहा था ना कि अगर यहां तक आप चले गए हैं, यानी ए को एक कोलोन फॉर्म में ले गए, तो फिर कॉल ए और रो ए तो आ जाएगा ना, लेकिन नल के लिए कहाँ जाना है, रिड्यूस ए कोलोन फॉर्म में। तो भाई ये रिड्यूस ए कोलोन फॉर्म थोड़ी है, ये तो अभी भी कोलोन फॉर्म है, क्या करूं इसको, जो आखिर में लिखी हुई है ना 1 -2 -3 -a 0 1 0 0, ये तो अभी भी एक कोलोन है, रिड्यूस थोड़ी है। जल्दी बताओ, एक ऑपरेशन और करना है ना, क्या करना है ऑपरेशन, बस ये करना है, इस 1 को किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो बस ये 0 हो जाएगा, खत्म होगी बात, बाकी सब सही है। 2 को 0 इसका मतलब वाली चीज गायब हो जाएगी। अब बात क्लियर होगी ना कि हर चीज जो है ना फ्री वेरिएबल डिपेंड करती है। तो x3 का क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन आपका 3 0 1 0, 3 0 1 0, और x4 का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये उसने नीचे सारा काम किया हुआ है, राइट। तो अब हम तीनों को जो है ना वो समराइज करते हैं। 3 0 1 0 1 0 0, अच्छा 1 नहीं, ये 6 है, सॉरी यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 ओके। अच्छा, अब नल डायमेंशन ऑफ ए क्या आ गई, डायमेंशन ऑफ नल ए क्या आ गई, डायमेंशन नल ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये एक हसीन इत्तेफाक है कि तीनों चीजों का डायमेंशन क्या आ गया, 2 आ गया, राइट। हमेशा ऐसा होता नहीं है, अलबत्ता दो चीजें सेम होती हैं, आप जरा सोच के बता सकते हैं। नल ए जरा डिफरेंट होती है, बाकी जो दूसरी होती है ना, कौन सी, कोई बता सकता है कि कौन सी दो डायमेंशन हमेशा सेम होंगी, वो ये वाली होंगी, नल ए और रो ए, ये हमेशा सेम होंगी। ये डिफरेंट हो सकती है कॉल, उसकी एक वजह है ना, आप जरा सोचा करो ना क्या हो रहा है। देखें क्या हो रहा है, ये नंबर कितने हैं, हाउ मेनी आर दे, 4 है ना, कहने का मतलब है कि नल ए जो है वो भी R4 का सबसेट होगा और रो ए भी R4 का सबसेट होगा ना, पहले तो ये सोच लेना। इसलिए कि अगर रो में 4 कंपोनेंट्स है ना, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन में तो कंपोनेंट 4 ही रहेंगे ना, और अगर आप इसका नल निकालोगे तो आपको किस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, जिसके 4 कंपोनेंट्स होंगे, x1 x2 x3 x4। इसका मतलब ये दोनों जो है ना R4 की क्या है, सब स्पेस है, ठीक है। अच्छा, अब आपने यह जरा गौर करें कि आपके पास ये जो निकलता है ना नल ए, ये कैसे निकलता है, फ्री वेरिएबल से निकलता है ना, इससे निकलता है फ्री वेरिएबल्स से, जितने फ्री वेरिएबल्स होंगे उतने ही इसकी डायमेंशन होगी। और वो वहां पर फ्री वेरिएबल के किससे ताल्लुक है, कॉल के साथ या उसके साथ रो के साथ,
किसी के भी साथ नहीं है, इसलिए कि वो जो आप करते हो ना, क्या करते हो, रो ए की जो डायमेंशन निकालते हो वो क्या होती है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज होती हैं रो की, और कॉल की क्या होती है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं। तो वो तो बाय डेफिनेशन क्या होते हैं, क्या होते हैं बाय डेफिनेशन। तो भाई अगर किसी एक मैट्रिक्स में 3 पिवट रोज हैं, जब आप पिवट रोज कहते हैं ना, इसका मतलब है वहां पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, इकोलोन फॉर्म में। तो अगर 3 पिवट रोज हैं तो 3 ही पिवट कॉलम्स हो गए ना, ये दोनों बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था, रो ए और कॉल ए का डायमेंशन हमेशा सेम होगा। असल में यही कॉमन चीज तो इस हैंड आउट की हेडिंग है। जरा देख के बताओ हेडिंग क्या है इसकी, 4.6 की, आपकी समझ में आएगा। हाँ यही कॉमन वैल्यू तो रैंक है मैट्रिक्स की। कौन सी कॉमन वैल्यू, द डायमेंशन ऑफ रो है एंड डायमेंशन ऑफ कॉल है, दे आर ऑलवेज इक्वल एंड दिस इज बाय डेफिनेशन रैंक। तो कहने का मतलब है कि नल जो है वो जरा डिफर कर सकता है। तो यहाँ पे शायद मैंने रॉन्ग बता दिया था आपको शुरू में, आई एम सॉरी। डायमेंशन नल है और डायमेंशन रो ए बराबर नहीं होती, ऑलवेज ये बराबर होती है। डायमेंशन रो ए एंड डायमेंशन कॉल ए हमेशा बराबर होती है, ठीक है। ये डिफरेंट हो सकता है, इत्तेफाक है कि इस केस में ये भी सेम है। अच्छा, अब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मैंने जो कैलकुलेशन की है ये आपको यहाँ पे भी नजर आएंगी ऑफिशियली। ये रही ऑफिशियली, ये रही जनाब ऑफिशियली। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने यही लिखा था ना, ये वाला सेट। ओके, जी यही डिस्कशन चल रही थी ना कि डायमेंशन ऑफ कॉल ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पिवट्स ऑफ ए, या वही आप कह लें इट इज दी, जितने पिवट्स होते हैं उतने ही इंडिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं ना। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन बी, ठीक है। बात तो एक ही है। जो देखें, बी असल में क्या खूबी है, बी में खूबी है कि उसको देखकर फौरन अंदाजा हो जाता है कौन सी रोज इंडिपेंडेंट है, वही होती है ना जो नॉन जीरो रोज हो, राइट, ठीक है। तो आप इस चीज को जो है ना, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ रो है, ठीक है। मैं असल में मैं पता है इसको किस तरह से लिखूंगा, मैं इस तरह से, ये भी सही है लेकिन ज्यादा बेहतर पता क्या है, वो मैं बताता हूँ क्या है। ज्यादा बेहतर ये है कि आप ये लिखो, क्या लिखो, यहां तक तो सही है, मतलब सही तो ये भी है लेकिन इसका एक और तरीका भी है। डायमेंशन कॉल ए किसके बराबर है, नंबर ऑफ पिवट्स ऑफ ए, बल्कि आप इसको इस तरह से लिखो ना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो, इंडिपेंडेंट कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स। और जितने इंडिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं उतने ही इंडिपेंडेंट रोज होती हैं, सही है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, और जो इंडिपेंडेंट रोज होती हैं वही तो डायमेंशन रो है, डायमेंशन रो है। तो बेखल ये ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ कॉल ए क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स, और जितने इंडिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं उतने ही क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट रोज होती हैं, राइट। और वो किसका बन गया, रो ए का डायमेंशन। और ये अलग बात है कि ये चीज और ये चीज सेम है। जब आप ये बात करते हो ना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज इन ए, यहाँ पे मैं सारी जगह ए ले रहा हूँ, तो वो पता ही कब चलता है कि कितने इंडिपेंडेंट रोज है, जब आप बी तक पहुंच जाते हैं और बी की नॉन जीरो रोज गिन लेते हैं, राइट। ये वही चीज है, ठीक है। और यही हाल इसका है, ठीक है। तो आप इस तरह से देखो या इस तरह से देखो, ये चीज हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। और इसी की डेफिनेशन है, रैंक ऑफ ए इज द डायमेंशन ऑफ द कॉल स्पेस ऑफ ए। मतलब मैथमेटिशियन है, बादशाह है ना। कोई कहता है कि इट इज द डायमेंशन ऑफ कॉल स्पेस ऑफ ए, कोई कहता है इट इज द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, मगर वो दोनों एक ही हैं।
ठीक है, तो रैंक ए किसके बराबर हो गया, डायमेंशन ऑफ कॉल ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिवट कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रो ए। अब एक और बात जरा गौर से सुने, इसको हम थोड़ी देर के लिए भूले में नल को। नल क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, नंबर ऑफ नॉन पिवट कॉलम्स ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया भाईजान कि ये जो रैंक ए है ये क्या है, नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पिवट कॉलम्स ऑफ ए, और नल ए क्या है, नंबर ऑफ नॉन पिवट कॉलम्स ऑफ ए। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। तो ये थ्योरम कहलाती है रैंक थ्योरम। असल में रैंक थ्योरम ये कहती है भाई कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स पता है ना, और आपको रैंक पता है, तो आप डायमेंशन नल ए बता सकते हैं बगैर सॉल्व किए हुए। है ना ब्यूटीफुल चीज। देखें सबसे ज्यादा मुश्किल किस में होती है इस एनालिसिस में, नल ए को ही निकालने में डिफिकल्टी होती है ना। देखें कॉल ए और रो ए तो बड़ी आसानी से निकल आती है, वो तो आप रिड्यूस एकोलोन फॉर्म पे आया, आपने लिख दिया। नल के लिए जरा काम करना होता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ डायमेंशन ही की बात करनी होती है ना, आपको सोल्यूशन नहीं चाहिए, तो ये थ्योरम से आप निकाल लें। आपको रैंक पता चल गया, आपको ये पता चल गया, आपको जैसे पिछले केस में अभी क्या हुआ था, रैंक क्या आया था, 2 आया था ना किसका, मैट्रिक्स का, और उसमें एन क्या था, 4 था, तो नल ए खुद ब खुद 2 हो गया था, डायमेंशन ऑफ नल। इसका हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो ना करे, नहीं वो करना है। अगर किसी ने कहा, क्या कहा कि भाई मुझे डायमेंशन भी चाहिए नल ए की और बेसिस भी चाहिए, फिर तो करना है। राइट, तो ये रैंक थ्योरम है। द डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस एंड द रो स्पेस ऑफ m by n matrices are equal. This common dimension, the rank of A, also equals the number of pivot positions in A and satisfy the equation. वो ये वाली इक्वेशन है, ये ऊपर वाली दोबारा लिख दी गई है। इस माइक का आइकॉन उधर नहीं जा सकता कहीं, दोनों साथ ही साथ होते हैं। ओके, सपोज एक 5 by 8 की मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, क्या मतलब होता है 5 by का मतलब है इसमें 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 रोज हैं और 8 कॉलम्स हैं, 1 2 अप टू 8। ओके, ये वही थ्योरम की बात आ गई। देखें जब आपने ये कह दिया, क्या कह दिया कि हैज रैंक 5, इसका मतलब है ओरिजिनली 5 रोज थी, इकोलोन फॉर्म में भी 5 ही हैं, नॉन जीरो रोज की बात करते हैं, इकोलोन में नॉन जीरो, जब भी तो रैंक 5 है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 5 रैंक 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में आप यहां पर क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे ना 5, और यहां पर आपको पता है ये कितने कॉलम्स हैं, 8 कॉलम्स। तो रैंक प्लस डायमेंशन इज इक्वल टू n। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो 5 प्लस ये वाली इक्वेशन बन गई ना, 5 प्लस डायमेंशन नल इज इक्वल टू 8। इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ नल किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। अब आप इसको एक और आर्गुमेंट के तौर पे भी दे सकते हैं कि 3 को पता कैसे दे सकते हैं, जब आपको पता है कि 5 रोज क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, इसका मतलब है 5 ही कॉलम्स इंडिपेंडेंट होंगे, इसका मतलब है 3 कॉलम्स क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे, इसका मतलब है 3 फ्री वेरिएबल्स होंगे। वो फ्री वेरिएबल्स की तो डायमेंशन होती है किसकी, नल की। राइट, दूसरे तरीके से भी आ गया।
ओके, अच्छा अब आगे क्या कह रहा था? अच्छा हाँ, अब एक और मसला है, 2 सवाल थे इसमें। इज कॉल ए इज इक्वल टू R5? ठीक है, कॉल ए पता क्या होता है? गौर से सुनिएगा। कॉल ए ये होता है कि आपने इंडिपेंडेंट कॉलम्स पिक करने हैं। क्या करने हैं? इंडिपेंडेंट कॉलम्स। लेकिन कहां से पिक करने हैं? बी से नहीं करने, ए से ही करने हैं। तो जब ए से आप 5 इंडिपेंडेंट कॉलम्स ले लेंगे, वो कॉल ए को रिप्रेजेंट करेंगे ना? कोई बात नहीं, मैम आ जाओ। 5 कॉलम्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? भाई 5 कॉलम्स इंडिपेंडेंट होंगे ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 कॉलम्स अगर इंडिपेंडेंट हो तो वो तो भाई R5 को जनरेट कर देते हैं। तो इसका जवाब यस आ गया ना, इज कॉल ए इज इक्वल टू R5, यस। ठीक है, since rank A5 there is a pivot in every row, so the columns of A span R5 by theorem 4 and hence call A is equal to R3। ठीक है, मतलब ये जो कॉल ए है वो R5 के बराबर होगा। अच्छा, ये भी एग्जांपल बड़ी जल्दी कर लेंगे हम। 9/12 है ना, तो बेसिक थ्योरम तो यही है ना। इसमें ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। किसकी? नल ए की। तो नल ए की स्मॉलेस्ट वैल्यू जब आएगी जब आप रैंक ए की मैक्सिमम वैल्यू रख लेंगे। तो बता सकते हो इसमें रैंक मैक्सिमम कितना हो सकता है? इसके अंदर, किसके अंदर? 9 है रोज, और कितने कॉलम्स कितने हैं? 12। तो रैंक मैक्सिमम जो है ना वो कितने हैं यार? ये 1 से लेकर 9 तक है ना, तो 9 से ज्यादा तो रैंक बढ़ ही नहीं सकता ना। 9 तो रोज है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। तो ये 3 आ गई, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3 आ गई। ये सिर्फ स्मॉलेस्ट है, हो सकता है वो 9 के बजाय 8 हो जाए, यहाँ 4 आ जाएगा। लार्जेस्ट अगर होगा तो बिल्कुल सही, आपने अच्छा सवाल किया, वेरी गुड। बताओ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, आपने जवाब देना है। रैंक ए का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? बहुत आसान है यार। अरे भाई, ए से आप कहां जा रहे हो? बी में जा रहे हो ना। अगर एक रो बच गई नॉन जीरो, बाकी सब जीरो हो गई, तो रैंक 1 हो गया ना। बस 11 आ गया जवाब। आ जाइए, बस सॉरी 1 मिनट चाहिए बस। लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ मैडम, मजाक नहीं है। अच्छा, बाज लोग कहते हैं कि नहीं आप इससे भी नीचे जा सकते हो, कहते हैं रैंक ए 0 भी हो सकता है। तो वो जरा सोच के बताएं वो किस किस्म की सिचुएशन होगी। सिचुएशन बताओ ना, वो किस किस्म, वो ऐसी कौन सी मैजिक मैट्रिक्स होगी कि रैंक के 0 हो जाए? 1 की तो बात समझ में आ रही है, राइट? असल में पता क्या होगा, जब सारी एंट्रीज 0 होंगी तो फिर क्या कर लोगे भाई? कितने ऑपरेशन कर लो। तो थ्योरेटिकली इसके 2 जवाब है, 10 भी और 11 भी। 11 जब होगा जब आपने बिल्कुल ही स्टूपिड काम किया, एवरी एंट्री 0। लेकिन 11 कब होगा? जब कम से कम एक नंबर भी अगर नॉन जीरो हो ना, तो रैंक 1 पे जाके रुक सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।